राज जी अभी परसों बोल रहे थे कि उन्होंने तेजस्वी यादव पे गलत आरोप लगाए। साथियों, शायद प्रिंस राज जी को पता नहीं होगा क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करते हैं, नंबर भी उनके बहुत कम आए हुए थे अलग अलग परीक्षाओं में। उनके राष्ट्रीय नेता, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने ही इस बयान का खंडन किया था और कहा था कि जो भी हो रहा है ये गलत हुआ है। तेजस्वी जी के जिन भी कार्यकर्ताओं ने किया है ये गलत किया है, ये प्रेस में है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप देखिएगा। कि जब चिराग पासवान जी 2020 में अपनी पार्टी की अस्तित्व को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, तब प्रिंसराज पासवान जी उसके साथ ही थे। तब क्या ये विचार, ये सद्बुद्धि उस वक्त कहां थी जिस वक्त अपने भाई के साथ प्रचार कर रहे थे? उस वक्त अगर चिराग पासवान जी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे थे, अगर वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, तो प्रिंसराज जी क्या कर रहे थे? आप देख लीजिए, आप ले लीजिए, आप इसको इंफोग्राफी को मैं दे दूंगा। आप देख लीजिए कि प्रिंसराज जी उसको क्या कर रहे हैं। इस फोटो के साथ में वो भाषण दे रहे हैं, ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट करते हैं कि मैं इस सभा में गया हुआ हूं बड़े भाई के साथ। ये क्या, जब प्रिंस राज जी जब यहाँ भाषण दे रहे हैं तब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। इसी तरह से एक और भी है, देखिए यहाँ पर, और हर ये अक्टूबर महीने, अक्टूबर 2020 का है जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, इस बिल का विरोध करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस बिल में 44 संशोधन थे, किस संशोधन पे आपका विरोध है? और इस हर 44 संशोधन जो आए थे उस पे आपकी पार्टी का हर उस 44 संशोधन पर क्या विचार है, इस बारे में भी जनता को स्पष्ट करना चाहिए ताकि मुस्लिम समाज को भी पता चले कि इनका विरोध किस बातों पर है। बहरहाल मुझे पता है पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है, मुंह में जो आया बक देते हैं, तो इस बारे में भी आपको जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, इस बारे में उनका जवाब आए ये मैं जरूर चाहूंगा। अब हम आते हैं साथियों प्रिंसराज पासवान जी ने, जिन्होंने भी उस वक्त उन्होंने अररिया की सभा में कुछ आरोप लगाए, तो इस बारे में भी मैं थोड़ा विस्तार से ही बात करना चाहूंगा। सबसे पहले चिराग पासवान जी को उन्होंने कहा कि वो घर के बड़े बेटे हैं। आज लगभग 4 सालों बाद मैं ये खास करके प्रिंस राज जी का बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे जितने भी कयास थे, ये हमारा खून नहीं है, ये हमारे परिवार का नहीं है, इस बात को सरेआम पब्लिक के सामने माना कि वो घर के बड़े बेटे हैं। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि जब जून 2021 में जब चिराग पासवान जी खड़े थे गेट पर हाथ में कैमरा लगाए हुए, तब उस बड़े बेटे के लिए दरवाजा क्यों नहीं खुला था चाचा जी के घर का? ये भी प्रिंस पासवान जी बताएं, क्योंकि वो उस वक्त घर में मौजूद थे। जब वो सत्ता में होते हैं, जब वो सांसद होते हैं, तब उनका खून अलग हो जाता है, और जब वो सांसद में सत्ता में नहीं होते हैं तो चिराग पासवान जी बड़े भैया हो जाते हैं। प्रिंस राज जी, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जब उसी के कुछ समय बाद जब घर वो खाली हो रहा था और प्रिंस जी मात्र 5 किलोमीटर दूर थे, जिस तरह से बड़े आवेश में जवाब दे रहे थे अररिया में, उस वक्त कहां थे वो? क्या वो उस वक्त जाकर नहीं बोलते कि बड़े भैया हैं आप घर के, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूं, आपका ये घर खाली हुआ तो क्या हुआ, आपके चाचा का और आपके छोटे भाई का घर आपके लिए है। तब कहां थे प्रिंस पासवान जी? शायद कहीं पार्टी करने में व्यस्त रहे होंगे, इसीलिए समय पर नहीं पहुंच पाए। मतलब कमाल की बात यह है कि जब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। साथियों, उसके बाद प्रिंस राज जी ये आरोप लगाते हैं कि 2020 में चिराग पासवान जी ने जब अकेले लड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब चिराग पासवान जी 2020 में अपनी पार्टी की अस्तित्व को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, तब प्रिंसराज पासवान जी उसके साथ ही थे। तब क्या ये विचार, ये सद्बुद्धि उस वक्त कहां थी जिस वक्त अपने भाई के साथ प्रचार कर रहे थे? उस वक्त अगर चिराग पासवान जी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे थे,
अगर वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे तो प्रिंस राज जी क्या कर रहे थे? आप देख लीजिए, आप ले लीजिए, आप इसको इंफोग्राफी को मैं दे दूंगा। आप देख लीजिए कि प्रिंस राज जी उसको क्या कर रहे हैं, इस फोटो के साथ में वो भाषण दे रहे हैं। इसी तरह से अपने ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट करते हैं कि मैं इस सभा में गया हुआ हूं बड़े भाई के साथ। इसी को ये क्या, जब प्रिंस राज जी जब यहाँ भाषण दे रहे हैं तब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। इसी तरह से एक और भी है, देखिए यहाँ पर, और हर ये अक्टूबर महीने, अक्टूबर 2020 का है, जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, तब क्या कर रहे थे प्रिंस पासवान जी? आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में भी एक बार झांकना चाहिए। आपको याद होगा साथियों कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जमुई में एक सभा में चिराग पासवान जी की मां और मेरी सासू मां को लेकर के अभद्र टिप्पणियां की गई थी। और प्रिंस राज जी अभी परसों बोल रहे थे कि उन्होंने तेजस्वी यादव पे गलत आरोप लगाए। साथियों, शायद प्रिंस राज जी को पता नहीं होगा क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करते हैं, नंबर भी उनके बहुत कम आए हुए थे अलग अलग परीक्षाओं में। उनके राष्ट्रीय नेता, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने ही इस बयान का खंडन किया था और कहा था कि जो भी हो रहा है ये गलत हुआ है। तेजस्वी जी के जिन भी कार्यकर्ताओं ने किया है ये गलत किया है, ये प्रेस में है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप देखिएगा। कमाल की बात यह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यही नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस मुद्दे पर क्या बयान दिया है। उनको थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर मुद्दे पर क्या विचार है, क्या बयान है। देखिए, ग्रामीणों द्वारा जब हम लोग गए थे शहर बद्दी में तो कुछ आरोप लगाए गए उनकी माताजी पर और उनकी चाची पर, मतलब मेरी चाची सास हम लोग लगी दोनों, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि वो लोग सरकारी नौकरी में टीचर के तौर पर रहते हुए भी वो लोग पढ़ाने नहीं जाते थे, अपने घर मंगा करके अटेंडेंस लगाया करते थे, साइन कर दिया करते थे और सैलरी नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस मुद्दे पर क्या बयान दिया है। उनको थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर मुद्दे पर क्या विचार है, क्या बयान है। देखिए, ग्रामीणों द्वारा जब हम लोग गए थे शहर बद्दी में तो कुछ आरोप लगाए गए उनकी माताजी पर और उनकी चाची पर, मतलब मेरी चाची सास हम लोग लगी दोनों, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि वो लोग सरकारी नौकरी में टीचर के तौर पर रहते हुए भी वो लोग पढ़ाने नहीं जाते थे, अपने घर मंगा करके अटेंडेंस लगाया करते थे, साइन कर दिया करते थे और सैलरी ले लिया करते थे। कमाल की बात है कि ये गांव के लोगों ने आरोप लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए और मैं तो चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की तरफ से जांच हो, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और सरकार को इससे कोई क्षतिपूर्ति हुई है तो इस बारे में जरूर इसकी भरपाई होनी चाहिए। और जहां तक बात रही, उन्होंने ये कहा कि बड़ी मां को लेकर के उनका भी वक्तव्य था, तो देखिए कहीं भी अगर कोई भी विक्टिम होता है, इस केस में बड़ी मां जो थी, तो इनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है कि उनके खिलाफ अगर कोई अन्याय होता है तो वो पुलिस में जाकर के एफआईआर करा सकते हैं। ये एफआईआर चिराग पासवान जी नहीं कराए हुए हैं, ये बड़ी मां ने कराए हुए हैं। कमाल की बात तो ये है कि जब चिराग जी की मां पर आती है तो प्रिंस पासवान जी रीना शर्मा कहते वक्त नहीं करते, लेकिन जब अपनी मां पे आती है तो अपनी मां का दर्द महसूस होता है और चिराग जी की मां का दर्द महसूस नहीं होता, उनको किसी और की मां का दर्द महसूस नहीं होता, जो कि उनको भी सोचना चाहिए कि दर्द दूसरे का हो या अपना हो, एक समान होता है और एक राजनेता को इस बारे में खास करके संवेदनशील होना चाहिए। साथियों, इसके बाद एक बड़ी बात मैं आज ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने सिर्फ चिराग पासवान जी पे वोट की ही राजनीति की करने का ही आरोप नहीं लगाया। मैं आज आगे बढ़कर के ये कहना चाहूंगा कि वोट की राजनीति चिराग पासवान नहीं बल्कि प्रिंस पासवान कर रहे हैं और इसका मैं आपको सबूत के साथ बात करूंगा। मैं जब तक वो सांसद थे, उनके एफिडेविट में जब वो चुनाव लड़े थे, अभी चुनाव हारने के बाद जब वो पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष है, तब तक वो प्रिंस राज थे, उनको पासवान
सरनेम लगाने में शर्म आती थी। वो पासवान समाज से आते हैं, वो पासवान परिवार से आते हैं, लेकिन पासवान सरनेम लगाने में उनको शर्म आती थी। और जब उनको पता चला कि यहां पर वोट भी मिलना है मुझे पासवान के नाम पे, तो नवंबर 2024 में उन्होंने अपना नाम बदल करके प्रिंस राज पासवान कर लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। अभी उनके जो सारे डॉक्यूमेंट है, जो आधिकारिक उनके ये सर्टिफिकेट्स है, उस पर कहीं भी वो प्रिंस राज पासवान नहीं है, सिर्फ प्रिंस राज है। यानी कि वोट की राजनीति करने के लिए उन्होंने अपना नाम सोशल मीडिया पर तो प्रिंस राज कर लिया है, लेकिन अभी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाम के तौर पर वो आज भी प्रिंस राज हैं। आप साथियों ये बताएं कि जब वो सत्ता में होते हैं तो प्रिंस राज होते हैं, और जब सत्ता से बाहर है तो प्रिंस राज पासवान होते हैं। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये मौका परस्ती नहीं है? साथियों, जब ऐसी विचारधारा जब सामने वो आप आरोप लगा रहे होते हैं तो आपको भी अपनी तरफ ये देखना होता है। चिराग पासवान जी आज अपने समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए जो वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, मैं ये कहूंगा साथियों कि उसमें उनको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता जानती है, जनता उनका सम्मान करती है। और ये जो पूरा विवाद हुआ है, मैं आपको आज खुल करके बताना चाहूंगा कि ये पारिवारिक विवाद नहीं है, ये एक राजनीतिक विवाद है और आपको इसको समझने की जरूरत है। याद कीजिए, जब पहला वक्तव्य मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि संपत्ति का बंटवारा 10 साल पहले होना चाहिए था, तब उन्होंने उसी वक्त अपनी नजर रामविलास पासवान जी की विरासत पे गड़ा दी थी। उन्होंने एक टाइम पे चाहे पार्टी हो, चाहे सांसद हो, मंत्रालय हो और घर हो, हर उस विरासत से, रामविलास पासवान जी की विरासत से चिराग पासवान जी को अलग कर दिया था। मेहनत से, अपनी काबिलियत से और बिहार की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने उसको वापस पा लिया। चाहे वो पार्टी के सांसद हो, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो पार्टी का कार्यालय हो, चाहे उनका रहने का बंगलो हो, लेकिन इन सभी में जो एक विरासत आज के दिन भी जो उनको नहीं मिली थी और जिसपे पशुपति कुमार पारस की नजर है, वहां अलौली की विधानसभा सीट, जहां से रामविलास पासवान जी पहली बार चुनाव लड़े थे, और अपने इसी कसम को पूरा करने के लिए वो अलौली की सीट की विरासत जो रामविलास पासवान जी की है, उसके लिए वो लगातार इस तरह के सारे घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि चिराग पासवान जी को स्थिर राजद के बड़े नेता तेजस्वी जी और जितने लोग हैं वो कहीं नहीं देखना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी इस मामले में स्थिर हो और स्थिर रह करके बिहार की राजनीति में अपने लिए, अपने एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार कर सके और उनको किसी तरह से डिस्टेबलाइज करने के लिए इस सारी पारिवारिक मुद्दे को उन्होंने खड़ा किया, ताकि राजनीतिक तौर पे वो चिराग पासवान जी को बर्बाद कर सके, डिस्टेबलाइज कर सके और रामविलास पासवान जी की जो आखिरी विरासत की सीट है अलौली की, उस पर वो कब्जा कर सके। और ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजद के नेताओं पर उन्होंने किया है। और साथियों, आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने ये राजनीति की है और ये रामविलास पासवान जी की आखिरी विरासत है, तो अलौली विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये आपके सामने मैं कह करके जा रहा हूं। आज अब मैं खत्म करूंगा साथियों। बस एक और अंतिम मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारे बड़े साधु हैं, अनिल कुमार साधु जी, उन्होंने भी कई अलग अलग मौकों पर अलग अलग बयान दिए हैं, अशोभनीय बात की है, और जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा है, कहीं से भी भाषा की मर्यादा को पूरा नहीं करता। लेकिन चूंकि मुझसे बड़े हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उनको 4 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा आज कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है,
वो जिनकी अपनी लंगोटिया तक फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। साथियों, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।